नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोल संकल्पना के बारे में, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आपने सुना होगा दर्जन, मतलब एक दर्जन की जब बात करें तो क्या संख्या आती है माइंड में? 12। एक दर्जन की बात करें तो संख्या क्या आएगी आपके माइंड में? 12। कि मेरे को एक दर्जन केले चाहिए तो सामने वाला आपको 12 केले उठा के देगा। मेरे को एक दर्जन एप्पल चाहिए तो सामने वाला 12 एप्पल उठा के देगा। अब मैं कहूँ कि मेरे को एक मोल केले चाहिए, एक मोल केले, तो सुन सकते हो किसी के पास नहीं है इतने एप्पल, किसी के पास नहीं है इतने बनाना, मतलब केले, इतने केले किसी के पास नहीं है। मतलब इतने केले होंगे तो पूरी पृथ्वी ढक जाएगी। तो कभी भूल से भी ये नहीं कहना कि मेरे को एक मोल केले चाहिए। मतलब एक मोल केले, मतलब एक मोल बराबर जो संख्या होती है, बड़ी स्टार्टिंग संख्या है, एक मोल बराबर क्या लिखोगे भैया? 6.022 इंटू 10⁻23। 10⁻23 का मतलब समझ रहे हो? ये लिखा आपने 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब 10 के बाद, एक के बाद में कितने और जीरो लगाओगे आप? 23 जीरो और लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, इतने शून्य और लग गए भैया। अब इतने शून्य लग गए तो बहुत बड़ी संख्या है ये। तो होता क्या है साथियों कि अणु जो होता है वो बहुत छोटा होता है। अणु जो होता है क्या होता है? बहुत छोटा होता है। अणु, परमाणु, ये इनकी साइज़ बहुत छोटी होती है। तो जब छोटी साइज है, छोटी साइज के कारण अब उनको किस में बता सकते हैं? छोटे छोटे अणु हैं तो उनको मोल्स में बता सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं अपन कि यदि एक मोल में, एक मोल बराबर अपनों 6.023 लिखा, तो अणु के लिए अपन 6.022 इंटू 10⁻23 अणु लिख सकते हैं। एक मोल अगर परमाणु की बात करेंगे अपन तो लिख सकते हैं एक मोल परमाणु, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु हो गए। समझना। तो जब छोटी इकाई होती है तो उस कंडीशन में अपन यूज़ करते हैं मोल वर्ड का। बहुत छोटे, कम संख्या, छोटे छोटे जो मालिक्यूल्स के लिए, छोटे छोटे मालिक्यूल हैं तो उन मालिक्यूल्स को गिनना बहुत मुश्किल होता। अब कहेंगे कि 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर पानी, तो मैं कहूँगी आपको 1 लीटर पानी 2 जने मिलकर पी गए तो कितने सारे मालिक्यूल्स पी गए? मालिक्यूल्स मतलब अणु, कितने सारे एक ही बार में अणु पी गए? इमेजिनेशन कर सकते हो आप कितने सारे अणु पी लिए होंगे। तो मान लीजिए ये जो 1 लीटर पानी जब पिया है किसी ने, तो 1 लीटर पानी में भैया 55.55 मोल होते हैं। कितने मोल होते हैं? 55.55 मोल होते हैं। कैसे आते हैं ये मोल? कैसे निकालते हैं? मोल निकालने के लिए क्या किया जाता है? जैसे 1 लीटर पानी में 1000 ग्राम है और पानी का जो अणुभार होता है वो कितना होता है? 18। तो 1000 में 18 का भाग दिया, 1000 में 18 का भाग दिया तो आपको ये संख्या मिली। तो ये संख्या क्या हो गई? मोल। इसको कहेंगे अपन मोल। मोल की संख्या निकालने के लिए जो भी भार बटे अणुभार लिख देंगे। तो 55.55 क्या है? मोल है। मतलब 1 लीटर में इतने मोल है। और एक मोल बराबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब इंटू करो 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये वाली संख्या, ये संख्या है। तो इतने सारे पानी के अणु 2 जनों ने मिलकर पी लिए। ठीक है। तो ये संख्या किसके लिए यूज़ की जाती है? मोल वाली संख्या परमाणु के लिए, अणु के लिए, जो छोटे हैं उनके लिए यूज़ की जाती है। कभी गलती से 1 मोल के लिए ये मत कह देना कि केले चाहिए हमको 1 मोल, ये तो पता नहीं चलेगा। कहीं पे कितने ही पूरी दुनिया के जो पेड़ हैं केले के, वहाँ से तोड़ के ले आएंगे तो भी 1 मोल पूरा नहीं होगा। या 1 मोल एप्पल की बात कर ले तो पूरी दुनिया के जो, जहाँ पर भी एप्पल के पेड़ हैं वहाँ से तोड़ के ले आएंगे तो भी इतनी संख्या नहीं हो पाएगी उन एप्पल से की। समझ रहे हो? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखो, किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं, पदार्थ का क्या कहलाता है? 1 मोल कहलाता है। प्रत्येक पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 कण, 6.022 इंटू 10⁻23 कण, कण कौन से हो सकते हैं? अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकते हैं, मूलक हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, होते हैं।
प्रत्येक पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। अब देखिए, अगर अपन पदार्थ की बात करें कि भैया 1 मोल पदार्थ मतलब क्या हो गया, 1 ग्राम कण हो गया। 1 मोल पदार्थ मतलब 1 ग्राम कण किसका, पदार्थ का, और ग्राम कण भार किसका हो जाएगा, पदार्थ का हो जाएगा। और उस कंडीशन में क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 कण लिख लेंगे अपन। इसी प्रकार से 1 मोल अणु की बात करेंगे तो क्या लिखा, 1 ग्राम अणु, और 1 ग्राम अणु बराबर क्या लिखेंगे, ग्राम अणुभार हो जाएगा। 1 ग्राम अणु बराबर उसका क्या हो जाएगा, ग्राम अणुभार हो जाएगा। और इसके बराबर क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 क्या लिखेंगे अपन, अणु लिख लेंगे, यहाँ पर अणु हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 मोल परमाणु बराबर 1 ग्राम परमाणु या ग्राम परमाणु भार या इक्वल क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु हो जाएगा। अब देखिए इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं। अब देखिए साथियों, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि यहाँ लिखा मैंने कि 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन बराबर क्या लिखूंगा मैं, 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन लिखूंगा। 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन लिखूंगा। और बराबर क्या लिखूंगा यहाँ पे, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ लिखूं कि 1 मोल हाइड्रोजन तो क्या लिखूंगा, 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन अणु हो जाएगा। 2 ग्राम हाइड्रोजन H2, 2 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 ग्राम H2। इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ लिखूं कि 1 मोल नाइट्रोजन, सिर्फ यहाँ नाइट्रोजन परमाणु के रूप में लिया, तो 1 मोल नाइट्रोजन तो बराबर क्या लिखूंगा, 6.022 इंटू 10⁻23 क्या लिखूँ यहाँ पर, नाइट्रोजन बराबर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का जो परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है, तो क्या लिखूंगा, 14 ग्राम नाइट्रोजन, 14 ग्राम नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है, परमाणु के रूप में लिखा अपनों ने। अगर मैं लिखूं यहाँ पर कि 1 मोल N2, तो यदि N2 में लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा, 6.022 इंटू 10⁻23 N2 बराबर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है, तो N2 हो गया तो क्या लिखेंगे अपन, 28 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 28। तो यहाँ पर लिखेंगे 28 ग्राम N2, 28 ग्राम N2। समझना, अगर मैं यहाँ लिखूं कि 1 मोल H2O, 1 मोल H2O, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, 6.022 इंटू 10⁻23 H2O। सिंपल कॉन्सेप्ट तो है, 1 मोल H2O लिखूंगा तो बराबर क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 H2O बराबर क्या लिख दूं यहाँ पे, H2O का परमाणु भार कितना होता है, 18, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 18 ग्राम H2O। मतलब आपको 1 मोल H2O होगा उसके बराबर कितना होगा, 18 ग्राम H2O मिलेगा। आपको 1 मोल हाइड्रोजन मिलेगा परमाणु, मतलब बराबर क्या मिलेगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा। आपको 1 मोल H2 मिलेगा, मतलब इसके बराबर क्या मिलेगा, 2 ग्राम H2 मिलेगा। अगर आपको 1 मोल नाइट्रोजन है, मतलब इसके बराबर क्या मिलेगा, 14 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु मिलेगा। अगर आपको 1 मोल N2 कहेंगे तो बराबर क्या मिलेगा, 28 ग्राम नाइट्रोजन मिलेगा, और इसके बराबर आएगा ये 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन। समझना, ध्यान से समझना, इसी के बेस पे आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन होंगे आसानी से। इसी प्रकार से जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या लिखूँगा यहाँ पर, 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड बराबर क्या लिखूँ, CO2 का क्या होगा, कार्बन का 12 और प्लस ऑक्सीजन 16 दूना 32 और 12 कितना होगा, 44 ग्राम।
44 ग्राम CO2 हो जाएगा। 44 ग्राम क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। अगर मैं लिखूं कि 1 मोल H2SO4, 1 मोल H2SO4, 1 मोल H2SO4 बराबर क्या होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 H2SO4। और बराबर क्या होगा? हाइड्रोजन का कितना होता है भैया? परमाणु भार हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या लिखूं? 2 प्लस सल्फर का कितना होता है? सल्फर 32 प्लस कितना लिखूं? ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन है, तो 16 गुणित 4 कितना लिखूं? 64 बराबर कितना आ जाएगा? 4 2 6 और 2 8, 6 और 3 9, 98। क्या लिखूं? 98 ग्राम H2SO4, 98 ग्राम H2SO4। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये परमाणु भार वगैरह, ये कहाँ पे देखोगे आप? पेरियोडिक टेबल में देखोगे। और पेरियोडिक टेबल में हर एक परमाणु का दे रखा है। कार्बन का परमाणु भार 12 दे रखा है, नाइट्रोजन का 14 दे रखा है, ऑक्सीजन का 16 दे रखा है, हाइड्रोजन का 1 दे रखा है, तो सभी का दे रखा है। तो वहाँ से आप आसानी से देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है कि यदि हम मोल की बात करें तो मोल एक संख्या है। क्या है संख्या? 6.022 इंटू 10⁻23, ये संख्या है मोल। आपको सिर्फ एक संख्या मानना है, इसके अलावा मोल को और कुछ भी नहीं मानना। जैसे आप दर्जन की बात करते हैं तो एक दर्जन में क्या कितने होते हैं? 12। एक दर्जन में 12 होते हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि 12 ग्राम हो गया, 12 किलो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब दर्जन की बात करें, मतलब आपको संख्या दी जा रही है कि 1 दर्जन एप्पल दे दो तो आपको 12 एप्पल उठा के देगा। 1 दर्जन मेरे को टॉफ़ी दे दो, मतलब 12 टॉफ़ी उठा के देगा। 1 दर्जन हमको केले दे दो, मतलब 12 केले उठा के देगा। ऐसे ही आपके सामने मोल क्या है? एक संख्या है। कौन सी संख्या? 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसके आपकी ये संख्या, अगर ये कहूँ कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दोगे तो भी आपको कितना देना पड़ेगा? उतने देने पड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के अणु। CO2 क्या है? अणु। अगर मैं कहूँ कि मेरे को 1 मोल H2O दे दो तो मेरे को ये देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि मेरे को 1 मोल H2SO4 देना पड़ेगा तो मेरे को इतनी संख्या H2SO4 की देना पड़ेगी। ये संख्या अणुओं की संख्या है ये। अगर मैं कहूँ कि मेरे को 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु दे दो तो ये संख्या देना। अगर मैं कहूँ कि मेरे को 1 मोल ऑक्सीजन दे दो, O2 दे दो, तो ये संख्या देना, संख्या देना। समझ में आया? ऐसा यहाँ पर आप इमेजिनेशन नहीं करना। यहाँ पर स्टूडेंट जो है कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं कि वहाँ पर क्या करते हैं, मोलों की संख्या में ये कर लेते हैं कि यहाँ पर लिखा H और यहाँ पे लिखा H2, तो यहाँ पर ये सोचेंगे कि यार H2 के मोलों की संख्या ये दे रखी तो शायद H के मोलों की संख्या इसकी आधी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। मोल मतलब एक संख्या है। तो यदि आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हो, 1 मोल हाइड्रोजन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन, ये संख्या हो गई इसकी। और इसके बराबर वापस क्या आएगा? 1 ग्राम हाइड्रोजन आएगा। H2 की बात करी तो 1 मोल H2 बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन, और इसके बराबर आ जाएगा 2 ग्राम H2। अगर आपको 1 मोल नाइट्रोजन की बात करी तो 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन, इसके बराबर आ जाएगा 14 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु। आया कुछ समझ में? ठीक है। तो मोल क्या है? एक संख्या है। अब इसी के आधार पर अपन एक सवाल देखते हैं। देखो आपके सामने सवाल दिया हुआ है 160 ग्राम NaOH को में कितना मोल होगा? मोल निकालने भैया। 160 ग्राम NaOH में कितना मोल होगा? साथियों रात के लगभग जो है अभी 11:15 बज रहे हैं, 12 में 10 की दे रहे हैं, और आपके लिए जो है मैं मेहनत करके जो है वीडियो बना रहा हूँ। तो आप किस लिए बना रहा हूँ कि मेरे जो देश के जो छात्र हैं वो प्रोग्रेस करें। तो आप जो है, मैं इतनी रात को जाग के मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी रात को जाग के मेहनत करना चाहिए। और समय ऐसे ही निकल जाएगा, और इकट्ठा ना होने दे काम। साथ के साथ में पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, दोस्तों की हेल्प करें, दोस्तों को वीडियो शेयर करें,
दोस्तों को कुछ कभी मदद की आवश्यकता हो तो उसकी मदद करे। तो ये चीज़ होनी चाहिए। केमिस्ट्री में होता है, एक केमिस्ट्री से सीखा है मैंने कि लाइफ में क्या होता है कि जो लोग मेहनती होते हैं, है ना, मेहनती होते हैं वो क्रियाशील होते हैं, और क्रियाशील होते हैं वो क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। तो केमिस्ट्री में भी जो जो कंपाउंड क्रियाशील है वो क्या होता है, रंगीन होता है, उनकी लाइफ भी रंगीन होता है। और वो अणुचुंबकीय होते हैं, मतलब लोगों से दोस्ती रखते हैं, मदद करते हैं। और वो क्या है, अस्थायी होते हैं। इसके अपोजिट जो अक्रियाशील होते हैं उनकी लाइफ कहते हैं कि वो रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं। और प्रतिचुंबकीय होते हैं वो वाले कंपाउंड क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय, मतलब लोगों से नफरत करते हैं। और स्टेबल मतलब अपनी जगह पड़े रहते हैं, आलसी लोग हैं वो, उनको कहते हैं आलसी लोग। तो अपने को लाइफ कैसी जीना है, रंगीन लाइफ जीना है, मेहनत करना है अच्छे से। और जो स्टूडेंट के जो 5 लक्षण हैं स्टूडेंट लाइफ में, वो ज़रूर अपने को हमेशा रिमाइंड करते रहना चाहिए कि जो छात्र के जो 5 लक्षण कौन कौन से हैं। आपको मैं थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूँ। छात्र के जो 5 लक्षण होते हैं वो लक्षण होते हैं, एक तो बकोध्यानम, काग चेष्टा, या फिर पहले कह दूँ काग चेष्टा। काग किसको कहते हैं, कौवे को कहते हैं। काग मतलब कौवा, काग चेष्टा, कौवे को चतुर क्यों कहा गया है। आपने पुरानी कहानी सुनी होगी कि कौवा जो क्या होता है कि उसको पानी पीना रहता है, पानी पीना रहता है तो वो जुगाड़ लगाता है, एक मटकी में पानी भरा हुआ है और कौवा जो पास में से कंकड़ उठा उठा के उस मटकी में डालता रहता है, मेहनत करता रहता है। और एक टाइम पे क्या हो जाता है, पानी ऊपर आ जाता है और फिर वो पानी पी लेता है। इससे क्या सीख मिलती है, इससे ये सीख मिलती है कि आपको मेहनत करते रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए कि यार बस अब क्या होगा, बहुत दूर है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल कुछ भी नहीं है। उस कौवे ने जो मुश्किल काम था उसको भी आसान कर दिया। तो आपको भी जो सिलेबस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एक एक कंकड़ उठा के अंदर रखोगे तो एक दिन जो है आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। आपकी प्यास बुझ जाएगी उस दिन, आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको अच्छी डिग्री मिलेगी, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है। तो एक तो क्या है, काग चेष्टा, कौवे के समान चतुर बनो, मेहनती बनो, कौवा मेहनती है। इसी प्रकार से बकोध्यानम, मतलब जो पढ़ो तो उसको बिल्कुल बगुले के समान ध्यान से पढ़ो। बस ये पढ़ाया तो डायरेक्ट माइंड में गया, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि यार इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। जैसे बगुला जो रहता है वो समुद्र की मछलियों को या खेत में जब पानी पिलाते हैं तो वहाँ पर जो कुछ भी कीड़े मकोड़े रहता है उनको तुरंत ध्यान से उसको शिकार बना लेता है और अपना भोजन प्राप्त करता है। तो बगुले के समान ध्यान होना चाहिए। आपका भोजन क्या है, पढ़ाई, तो ध्यान होना चाहिए कि यार कैसे क्या मोल कॉन्सेप्ट के बारे में क्या क्या बातें बताई आज, वो पूरा ध्यान होना चाहिए आपका। तो क्या बताया मैंने, काग चेष्टा, बकोध्यानम, फिर श्वान निंद्रा। श्वान किसको कहते हैं पता है आपको, कुत्ते को। कुत्ते को श्वान कहा जाता है। कुत्ता जो है नींद ऐसी निकालता है कि कहीं पर भी किसी गली में जा रहे हो तो तुरंत कुत्ता उठ जाएगा, है ना, तुरंत उठ जाएगा। तो आपकी भी नींद ऐसी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आराम से सो रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं। तो ये श्वान निंद्रा, कुत्ते के समान नींद, डॉग के समान आपको रहना पड़ेगा। एक चीज़ और है अल्पाहारी। अल्पाहारी मतलब ऐसा नहीं कि आपको खा पी लिए, इधर उधर लेटे हुए, न उधर उधर पढ़ाई, न इधर उधर, फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। 4 पराठे आलू के खा ले, वो खा लिया, दाल बाटी खा ली, वो खा ली, भरपेट खा लिया, उसके बाद तो पढ़ाई होना ही नहीं। और कहीं होता ना, आप कभी कभी जैसे प्रोग्राम में गए, कहीं शादी में गए, जिम में गए, मौसर में गए, कहीं पर भी गए, तो उस दिन क्या होता है, उस दिन की तो पढ़ाई बिल्कुल ही गायब, ये समझ लो। क्योंकि उस दिन वो एक खाना जो रहता है वो ज़्यादा खा लेते तो पढ़ाई होना ही नहीं है फिर। और एक गृह त्यागी, स्टूडेंट को गृह त्यागी होना जरूरी है, मतलब अपना सेपरेट रूम, अगर व्यवस्थित पढ़ने वाले हो तो डिस्टर्ब नहीं होना, बार बार फेमिलियर नहीं होना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके पढ़ाई हो पाती है और तब जाके मन लग पाता है, ध्यान से पढ़ पाते हैं। तो ठीक है, ये तो खैर बातें हो गई। और मैं अभी जो है रात के जो 12 बज रहे हैं और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आपके अंदर भी ये जज्बा होना चाहिए कि हम भी 12 बजे 1 बजे तक पढ़ें और मेहनत करें। ठीक है साथियों, तो अभी बात करते हैं कि 160 ग्राम NaOH में कितने मोल होगा। तो NaOH का सूत्र द्रव्यमान, तो ये भी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, पेरियोडिक टेबल में मिलेगी कि सोडियम का परमाणु भार कितना होता है 23। एक और क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना मिलेगा आपको 16। हाइड्रोजन का कितना है 1,
टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया 40। तो NaOH का सूत्र द्रव्यमान कितना हो जाएगा, या अणुभार भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 40। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान बटे सूत्र द्रव्यमान लिखना है, या क्या लिख सकते हैं भार बटे अणुभार। भार बटे क्या लिख सकते अणुभार। भार जो ग्राम में रहता है उसे क्या है भार, भार बटे अणुभार। अणुभार कहाँ पे पीरियोडिक टेबल में मिलेगा। पीरियोडिक टेबल में परमाणु भार लिखा हुआ है, परमाणु भार आपस में मिल जाए तो वही क्या हो गया अणुभार। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर कि अकेला हाइड्रोजन का लिखा तो परमाणु भार कितना है इसका 1, ऑक्सीजन का लिखा कितना है 16। ध्यान से देखना। अब यदि मैं H2O की बोल रहा हूँ तो H2O में यहाँ पर तो मैंने परमाणु भार कहा, लेकिन यहाँ पर क्या कहूँगा मैं अणुभार, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे अणु बना रहे। तो यहाँ पर क्या बोलूँगा मैं अणुभार। तो अणुभार कितना होता है इसका, 2 हाइड्रोजन है, 2 और 16 कितना हो गया 18। तो 18 क्या है H2O का अणुभार। 18 क्या है H2O का अणुभार। ऐसे अणुभार कब कहना है, परमाणु भार कब कहना है, ये आपको पता चल जाएगा। तो मोलों की संख्या तो NaOH का द्रव्यमान बटे NaOH का शुद्ध द्रव्यमान, यानी NaOH का भार बटे NaOH का अणुभार। तो अभी बताया मैंने कि कितना ले रखा है 160, तो 160 बटे 40 तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर इसकी जगह 160 नहीं लिखा होता और भैया ये लिखा होता कि 200 ग्राम NaOH में कितने मोल होंगे, 200 ग्राम NaOH में कितने मोल होंगे, तो क्या लिखोगे 200 ग्राम NaOH में तो 200 बटे 40 तो कितना हो जाएंगे 5 मोल। समझ में आया भैया। अगर यहाँ पे होता कि 200 नहीं होता और 280 होता तो कितना हो जाता 7 मोल हो जाते। समझ में आया। और अगर यहाँ पे 400 ले लेते, 400 बटे 40 हो जाता, 400 ग्राम NaOH में कितने मोल होंगे, तो यहाँ पे लिखता मैं 10 मोल होंगे। क्लियर आया समझ में। इसी प्रकार से आपको एक और बताते हैं एग्जाम्पल है 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जल के लिए जब बात करते हैं कि 1 लीटर मतलब 1000 ml और 1000 ml मतलब 1000 ग्राम होता है जल के लिए। दूसरी कंडीशन में क्योंकि जल की डेंसिटी क्या होती है 1 होती है, इसलिए वॉल्यूम में लेंगे 500 ml होंगे तो 500 ml बराबर 500 ग्राम आएगा, 1000 ml बराबर 1000 ग्राम आएगा वाटर के लिए। दूसरी कंडीशन में नहीं, दूसरे के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे लिक्विड के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी डेंसिटी में फर्क आ जाएगा तो लीटर में अलग आ सकता है, मतलब ml में अलग आ सकता है और ग्राम में अलग क्वांटिटी आ सकती है। तो यहाँ पर 1 लीटर जल में H2O का द्रव्यमान कितना है भैया 1000 ग्राम। समझना 1000 ग्राम, ठीक है। और H2O का अणुभार कितना है, H2O का अणुभार 18। मोल की संख्या निकालेंगे, मोल की संख्या बराबर 1000 बटे 18 तो कितनी आ जाएगी 55.55, ठीक है 55.55 तो क्या हो गया मोल। अब अणुओं की संख्या निकालनी है तो अणुओं की संख्या H2O अणुओं की संख्या बराबर क्या लिखेंगे 55.55 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। उतार लीजिए जल्दी से। 1 लीटर जल में H2 अणुओं की संख्या, ठीक है। मिटा देते इसको, एक हाथ और एग्जाम्पल कर लेते, देखिए आपको और कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल है 36 ग्राम जल में जल के कितने अणु हैं, जल के कितने अणु हैं। तो अभी जस्ट देखा था अपनों ने कि 18 ग्राम जल का जो अणुभार कितना होता है 18 ग्राम। तो 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या भैया बताई थी अभी कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। समझना 18 ग्राम जल में H2O की संख्या कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23 होगी।
क्यों होगी? क्योंकि H2O का जो फार्मूला लिखेंगे अपन, तो ये 16 + 2 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर 18 ग्राम जल में H2O जल में 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी? 6.022 इंटू 10⁻23। तो यदि मैं बात करूं कि 1 ग्राम या 1 ग्राम जल में H2O अणुओं की संख्या, H2O अणुओं की संख्या बराबर क्या लिखूंगा भैया मैं? भाग दे दूं इसका मैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपन क्या लिखूं 18। अब क्या लिखना मैं 36 ग्राम जल में, तो अब लिखूं मैं 36 ग्राम जल में H2O अणुओं की संख्या। सिंपल है भैया, क्या लिखूंगा? बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 बटे क्या लिखूं 18 और गुणित क्या लिखूं 36। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2 आ जाएगा। ये हो जाएगी, डबल हो जाएगी, मतलब कुल मिला के 36 ग्राम जल में H2O अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। 18 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो 36 ग्राम में कितनी हो जाएगी? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2 हो जाएगी। और अगर यहाँ पे मैं लिख देता 36 की जगह 54 आ जाता, 54 लिख देता कि 54 ग्राम जल में जल के कितने अणु हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाता? 3 आ जाता। कितना आ जाता है यहाँ पर? 3 आ जाता। सिंपल है, ठीक है। 36 की जगह 54 आता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? 3 आ जाता, कुछ नहीं होता। 18 या 54। तो आपके सामने क्वेश्चन है 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल है? 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल है? सिंपल है ये। यदि मैं कहूं कि 18 ग्राम H2O, 18 ग्राम H2O बराबर क्या हो गया? 1 मोल। 18 ग्राम H2O बराबर क्या हो जाएगा? 1 मोल। और 1 मोल बराबर क्या लिखते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। यही संख्या लिखते हैं ना। 18 ग्राम H2O बराबर 1 मोल बराबर क्या लिखेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 ये लिखेंगे। तो 18 ग्राम H2O में क्या है? 1 मोल। 18 ग्राम H2O में क्या लिखा आप लोगों ने? 1 मोल लिखा। 1 मोल H2O है, तो 1 ग्राम H2O में 1 ग्राम H2O में 1/18 मोल H2O, 1/18 मोल H2O लिखेंगे। अब यहाँ पे आ गया 36 ग्राम, तो 36 ग्राम H2O में 36 ग्राम H2O में क्या लिखूं भैया? 1/18 गुणित 36 मोल H2O। समझ में आ गया? तो कितने आ जाएंगे? 2। तो 2 मोल आएगा। 36 ग्राम H2O में कितने मोल आएंगे? 2 मोल आएंगे। डायरेक्ट भी बता सकते हैं, 18 ग्राम H2O में 1 मोल है, तो 36 ग्राम H2O में कितने मोल मिलेंगे आपको? 2 मोल मिलेंगे। समझ में आया आपको? बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और ऐसे ही लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, 2 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 2 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 2 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। 2 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे 2 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान? 1 मोल बराबर क्या लिखोगे? 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है? नाइट्रोजन बराबर क्या लिखोगे? 14 ग्राम नाइट्रोजन। कितना आएगा? 14 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु। 14 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु। समझ में आया? तो सिंपल तो है यार। 2 मोल के लिए लिखना, तो 2 मोल के लिए क्या आ जाएगा? 2 मोल के लिए आ जाएगा 14 गुणित 2, 28 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु। 28 ग्राम कितना आ जाएगा आपके पास आंसर? 28 ग्राम।
अगर इसी की जगह मैं लिख लूँ कि भैया मेरे को 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, किसका? 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान? वो का वही 1 मोल ऑक्सीजन, है ना। 1 मोल बराबर क्या होता है? 1 मोल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु बराबर 6.022 इंटू क्या लिखोगे? 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। ऑक्सीजन परमाणु क्या लिखोगे? ऑक्सीजन परमाणु बराबर ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 ग्राम। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु लिख दिया आपने। क्या लिखा? 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु। तो 2 मोल के लिए क्या होगा? 2 मोल के लिए क्या लिखोगे? 16 गुणित 2 बराबर क्या लिखोगे? 32 ग्राम। 32 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु। 32 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु। 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा? 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान 32 ग्राम। सिंपल है भैया। अगर मैं लिखूं यहाँ पे कार्बन होता, 2 मोल कार्बन लिख लेता यहाँ पे, तो कार्बन का कितना हो जाएगा? कार्बन का 12 होता है। परमाणु भार कितना होता है? कार्बन का 12 होता है। तो कितना लिख देते हैं? 24 लिख देते। क्या फर्क पड़ रहा? हाइड्रोजन की बात करते तो हाइड्रोजन के लिए आंसर क्या आता? आपका 2 आता आंसर, है ना। 2 मोल बराबर क्या आता? 2 ग्राम आता है हाइड्रोजन परमाणु। 2 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु। तो ये जो है मोल कॉन्सेप्ट है, और मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और भी सवाल अपन फिर कभी करेंगे। तो आज जो है मैंने आपको मोल के बारे में सवाल भी करवाए, एग्जाम्पल भी करवाए, और आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाया। तो आप इसको जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, और अपनी किताब खोल के देखिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए, सोचिए क्या है मोल संख्या, क्या दे रखी है, कहाँ कैसे क्या है। मोल सिर्फ एक क्या है? संख्या है। जैसे मैंने बताया दर्जन एक संख्या है, वैसे एक मोल संख्या है। मैं कहूँ कि मुझे 1 दर्जन पेन चाहिए, तो 1 दर्जन पेन मतलब आपको 12 पेन निकाल के दे देंगे। ऐसे अगर कह देना कि मेरे को 1 मोल पेन चाहिए, तो वो है ही नहीं उसके पास 1 मोल। 1 मोल मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, समझ में आ गया? माइंड में बैठ गई। अगर मैं कहूँ कि 1 मोल परमाणु चाहिए, तो परमाणु उतने ही चाहिए। 1 मोल अणु चाहिए, तो वो मेरे को 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु चाहिए। 1 मोल अणु चाहिए, तो 1 मोल अणु मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। 1 मोल आयन चाहिए, तो आयन भी उतने ही मिलेगी, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आयन भी 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल मतलब क्या है? संख्या है। बार बार कह रहा हूँ, 1 मोल मतलब क्या है? संख्या है। कौन सी संख्या? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है साथियों, ये टॉपिक आपको एकदम से कंप्लीट हो गया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। इसका रिवाइज कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो भी आप मेरे को कमेंट से करके बताइएगा कि सर थोड़ा और रिवाइज कीजिए, और समझा देंगे इसको। और पैसे तो 100% ये समझ में आ गया होगा। आप किताब का सहारा लीजिएगा और ढंग से पढ़िएगा और शांत मन से पढ़िएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।